नमस्कार। जय हिंद। जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसा लग रहा है जैसे ममता बनर्जी की जो ग्रह दशा है ना, उसने 180 डिग्री का टर्न ले लिया है और अब वो विपरीत दिशा में चल रही है। शायद इसीलिए इस पश्चिम बंगाल पॉलिटिकल लीग में लगातार दूसरे दिन ममता बनर्जी की टीम को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से ईडी फ्रंट फुट पर खेल रही थी और जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने सेल्फ गोल किया या कहीं हिट विकेट हो गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो जो बातें रखी, उससे अब यह उम्मीद लग रही है कि जो अब तक सिर्फ कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है, अब कम से कम उस दिशा में यह स्पष्ट दिख रहा है कि अगर सही तरीके से ईडी अपनी बात रखती है और सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा खेल नहीं होता है और सिर्फ मेरिट पर बात होती है, तो ममता बनर्जी, उनके डीजीपी, कोलकाता के कमिश्नर, इन सब के लिए बुरे दिन की शुरुआत हो सकती है। जिस तरीके से ममता बनर्जी 8 तारीख को ईडी की चलती रेड में 12th मैन बनकर ग्राउंड में कूदी, फाइल, लैपटॉप, फोन जिस तरीके से छीना गया, जिस तरीके से डीजीपी ने कहा कि भैया अगर तुमने यहां से कुछ लेके गए तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दूंगा, धमकी दी और 4-4 एफआईआर दर्ज कराई, उनको लेकर सबसे पहले ईडी हाईकोर्ट जाती है। और हाईकोर्ट में जब ममता बनर्जी की एक नहीं सुनी जाती, तो ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि भैया सुप्रीम कोर्ट में तो मेरे 2 बड़े बल्लेबाज हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन जिस तरीके से वो ईडी की यॉर्कर पर आज बोल्ड होते नजर आए, तो बहुत उम्मीद अब ममता बनर्जी शायद यहां से आगे रखे ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही वो आगे का रास्ता स्पष्ट करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी ये लगता है कि जो स्टेट एजेंसीज हैं, जो स्टेट का मैकेनिज्म है, जो स्टेट के लोग हैं, उन्होंने सेंट्रल एजेंसीज और खासकर जो ईडी है उसकी जो कार्रवाई है उसमें दखलंदाजी की है। यानी प्राइमा फेसी ये साबित हो रहा है कि वहां पर टीएमसी, ममता बनर्जी, उनके अधिकारियों के द्वारा गलती हुई है और ये सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। और जो चीज मैं पहले दिन से कह रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट यहां नरम पड़ जाता है और ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं थोड़ी राहत देता है या कोई यहां से खेल होता है, तो भैया ये तो प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। फिर तो हर राज्य का मुख्यमंत्री, जहां पर भी ईडी की रेड चल रही होगी, सीबीआई की रेड चल रही होगी, एनआईए की रेड चल रही होगी, अपने 20-50 लोगों को भेजेगा, डीएम एसएसपी को भेजेगा और रेड वहीं रुकवा देगा। और फिर ईडी के अधिकारी कहेंगे भैया हम मरने क्यों जाएं, हमारे ऊपर एफआईआर होगी, हमारा करियर खराब होगा, भीड़ आ सकती है, कलकत्ता हाईकोर्ट में आई थी, तो हम क्यों जाएं, घर में आराम से बैठे रहेंगे, जिसे जो करना है करते रहें। और सुप्रीम कोर्ट ने यही माना कि अगर ऐसे ही चलता रहा और इसे ऐसे ही जाने दिया, तो भैया ये तो फिर हर राज्य में अराजकता फैल जाएगी, फिर तो कोई एजेंसी काम ही नहीं कर पाएगी, फिर तो हो गया काम। जब ईडी की रेड चल रही है, वो ज्यूरिसडिक्शन ईडी के अधीन है, वहां ममता बनर्जी छोड़िए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप, कोई नहीं आ सकता, वहां सिर्फ उन 3 ईडी अधिकारियों की चलेगी। लेकिन आप जोर जबरदस्ती बल के आधार पर भीड़ इकट्ठा कर कर उन 3 लोगों को इंटिमिडेट करते हैं और उनके हाथ से चीजें छीन कर ले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये मान रही है कि वहां ऐसा हुआ है, इसीलिए 14 दिन का एक नोटिस दिया है कि 14 दिन में ममता बनर्जी और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कमिश्नर हो, डीजीपी हो, सब कुछ हो, इसमें जवाब दाखिल करें, अपना पक्ष रखें। क्यों किया, कैसे किया, क्या मजबूरी थी उस चलती रेड में कूद जाना, जवाब दीजिए। उसके बाद जो ईडी थी उसने अपनी जो दलीलें रखी, सबसे पहली थी कि डीजीपी ने हमारा फोन छीना, तीसरा भीड़ बुलाई गई और चौथा कलकत्ता हाईकोर्ट हम जाएंगे नहीं। 3 मेन दलील थी कि भैया जब रेड चल रही थी हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, हमसे सारा सामान छीन लिया गया। वो अलग बात है, उन्होंने इसलिए पंचनामा नहीं बनाया ताकि ममता बनर्जी ये ना कह सकें कि भैया हमारा सारा डेटा चुरा लिया। खैर वो कह रही हैं, लेकिन जब पंचनामा ही नहीं है, आप डेटा छोड़िए, वहां से एक पेन पेंसिल नहीं उठा कर ले गए, तो क्या तर्क है। और जिस तरीके से उसके बाद जब कलकत्ता हाई कोर्ट में बात चल रही है, तो भैया वहां भीड़ बुलाई गई और जो एएसजी
राजू साहब हैं, उन्होंने स्पष्ट वो स्क्रीनशॉट जारी कर दिए कोर्ट के अंदर। व्हाट्सएप जो फॉरवर्ड्स आ रहे थे, जो आईटी सेल से जुड़े हुए अमित कुमार दास हैं, उनका फॉरवर्ड है कि भैया कोर्ट नंबर 5 में पहुंचिए 1 बजे, ममता बनर्जी के साथ सॉलिडेरिटी दिखानी है, गाड़ी का खाने का इंतजाम हो चुका है, पहुंचो भीड़ लेकर वहां पर। और इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट जाने से मना कर दिया ईडी ने, ये दलील थी उनकी। और उन्होंने आरोप ममता बनर्जी पर लगाया, डीजीपी पर लगाया, और उन्होंने 4 मांगे रखी। पहली, जो ईडी के अधिकारियों पे एफआईआर दर्ज हुई है, वो एफआईआर वापस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक 3 तारीख तक जितनी भी एफआईआर हुई है, 4 एफआईआर हुई है, थेफ्ट है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, ट्रेसपासिंग है, जो भी करी उन्होंने, कि सारी की सारी एफआईआर पर रोक है। कुछ कर नहीं सकती पश्चिम बंगाल की सरकार, आराम से बैठे रहो, एफआईआर जहां लिखी है उस कागज की उतनी ही वैल्यू है जितनी किसी और की होती है, तो अभी उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे तो कहीं ईडी रेड डालने जाएगी, इतना बाहर निकल के आए, पता लगा वहां की पुलिस ने 10-12 एफआईआर चेप दी उनके सिर पर, क्योंकि ना तो वो टीएमसी का दफ्तर था, ना सरकारी दफ्तर था। और दूसरी चीज, ईडी ने स्पष्ट कहा कि भैया ऐसा है, हम मेल करके गए थे, हमने जो कमिश्नर है कलकत्ता पुलिस का, उसको मेल किया था, ममता बनर्जी की जो सरकार है उसे मेल किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को मेल किया था कि हम रेड पर जा रहे हैं। तो भैया इसमें अचानक कहां से हो गया ये मामला? और इस बात पे भी नोटिस जारी हुआ है, जवाब दो, कि जब तुम्हें पता था, भैया मेल का तो सबूत होगा ना, तो जब मेल है तो तुम कैसे कह सकते हो कि वहां पे गए, अचानक से पहुंच गए? ट्रेसपासिंग कैसे हो गई? सार्वजनिक जानकारी दी हुई है। दूसरा आरोप जो ईडी ने दूसरी मांग की है कि जो ममता बनर्जी है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि जो उधर की टीम है उसकी कप्तान कौन? ममता। पहुंची कौन? ममता। हंगामा किसने काटा? ममता। नॉटी होम मिनिस्टर बोल कौन रहा था? ममता। तो ममता बनर्जी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से रुख दिखा रहा है कि प्राइमा फेसी गड़बड़ी हुई है, और ममता बनर्जी खुद माइक लेकर बाहर निकल के आके कह रही हैं, तो इसका मतलब अगर यहां से एफआईआर की मांग होती है और एफआईआर दर्ज होती है, तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें सही में बहुत बढ़ जाएंगी। उसके बाद सीबीआई जांच की मांग होती है। जो फाइनेंशियल फ्रॉड था अब वो क्रिमिनल केस में तब्दील हो गया, और क्योंकि क्रिमिनल केस सीबीआई देखती है, तो सीबीआई की इसमें एंट्री की जाए। और चौथी मांग ये की गई, जो डीजीपी साहब है ना, जो पीछे पीछे ममता बनर्जी के पहुंच जाते हैं हर जगह, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके सस्पेंशन की मांग की गई। और डीजीपी साहब के जो वकील साहब थे, डीजीपी के जो वकील बनकर आए थे, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने क्या तर्क रखा? उन्होंने कहा क्योंकि ममता बनर्जी को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए डीजीपी साहब थे। तो जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा तो बहुत लोगों को मिली हुई है, डीजीपी साहब कितने लोगों के साथ 24 घंटे साथ रहते हैं? डीजीपी साहब का काम मुख्यमंत्री के साथ एक चलती रेड में जाकर अधिकारियों को धमकाने का है, कि जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित करने का है। जिस राज्य में इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा हो, जिस राज्य में संदेशखली हो रहा हो, जिस राज्य में आरजी कार हो रहा हो, जिस राज्य में आलू प्याज मिलते हो, समझ जाइए क्या होता है। उस डीजीपी को फुर्सत होनी चाहिए क्या? या शायद इसीलिए लगा हुआ है, इसलिए सब कार्यक्रम हो रहा है? तो उनके भी सस्पेंशन की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो एफआईआर पर ब्रेक लगाई, नोटिस जारी किया, और साथ ही जो डीजीपी साहब है ना, इनको लेकर गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय और टीएमसी सरकार को, यानी पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उसको नोटिस जारी किया है, सबूत, एक तरीके से उनसे जवाब मांगा है कि क्या डीजीपी साहब को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? जिनकी जिम्मेदारी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, वो ही सहभागी बन गए इसके अंदर। तो अब डीजीपी साहब को सिर्फ आप ट्रांसफर करके नहीं बचा सकते। अगर ये मामला आगे बढ़ता है, एफआईआर दर्ज होती हैं इन सब लोगों के ऊपर, सीबीआई की जांच चलती है, और कार्मिक मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री एडवर्स रिकमेंडेशन दे देता है, तो डीजीपी साहब का जो करियर है ना, उसमें बड़ा सा चंदा मामा टिक सकता है।
इसलिए यहां से उनके लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। और यहां सरकारी वकील थे तुषार मेहता, राजू साहब, एएसजी जो हैं राजू साहब वो थे, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल थे। और कपिल सिब्बल ने क्या सेल्फ कॉल किया? कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि जज साहब वो ऐसा है, बस वहां से ना एक लैपटॉप लेके आए हैं और वो एक फोन लेके आए हैं, पर्सनल फोन, उससे ज्यादा कुछ नहीं लेके आए, कोई फाइल वाइल कुछ नहीं लेके आए। पहली बात, ममता बनर्जी जब वो खड़ी थी माइक पे बोल रही थी और कह रही थी अरे नोटी होम मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो जो उनके हाथ में हरी फाइल थी, तो एक बात बताइए, वो लैपटॉप तो नहीं था, वो पर्सनल फोन भी नहीं था, और ममता बनर्जी जब एंट्री कर रही थी तो खाली हाथ थी। इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा है। और दूसरी चीज, नहीं लाई फाइल, लैपटॉप क्यों लाई, फोन क्यों लाई? अरे वहां से खाली चाय का कप भी नहीं ला सकते यार तुम, और तुम ये सब चीजें लेके आई, और क्या सबूत है कि जब अब इसे वापस किया जाएगा इन सब चीजों को, तो इनसे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, गड़बड़ी नहीं की जाएगी? तो ये एक तरह का सेल्फ गोल है कपिल सिब्बल का। ये एडमिट किया कि हां हम उठा के लाए हैं, क्या पता उसमें क्या क्या चीजें थी। उसके अलावा उसके बाद जब बात आती है तो कपिल सिब्बल ये कहता है कि भैया ऐसा है, ये चुनाव के समय ही क्यों रेड पड़ती हैं सारी की सारी, चुनाव चल रहा है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि ये बताओ, ये चुनाव आईपैक करा रहा है कि आयोग करा रहा है, चुनाव आयोग? तो इससे आईपैक की क्या संबंध है? और क्या जब चुनाव होते हैं तो क्या एजेंसियां काम करना छोड़ दें? और ये केस आज का तो नहीं है, ये तो बहुत पुराना केस है। 2742 करोड़ रुपए का जो घपला है, उसमें 20 करोड़ रुपए जिस तरीके से हवाला के द्वारा आईपैक को मिले हैं, और उसकी मनी ट्रेल है, एनबीएफसी कंपनी से उसके संबंध जोड़े जा रहे हैं, गोवा किस तरीके से किस व्यक्ति के थ्रू पहुंचे हैं वो पकड़ा जा चुका है, उसका एक तरीके से मनी ट्रेल सेट हो गई है। तो भैया फिर ये एजेंसी अब जांच करे तब जांच करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? और जो आईपैक है, आप ये कह रहे हैं कि हमारा पर्सनल डेटा चुरा के ले गए, एसआईआर का डेटा चुरा के ले गए। सवाल ये है, एसआईआर का डेटा तो सार्वजनिक है, साइट पे पड़ा हुआ है, जाके कोई देख ले, मैं देख लूं, आप देख लो, तो उसमें ऐसा क्या खास है? तो जितनी भी दलीलें कपिल सिब्बल के द्वारा दी गई, जितनी भी दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा दी गई, सारी की सारी फेल है। और दूसरी चीज, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रेड शुरू होती है सुबह 6:30 बजे, 7:30 बजे प्रतीक के घर पहुंचती है ईडी, 10 ठिकानों पे एक साथ रेड चल रही थी। 12 बजे ममता बनर्जी को यह पता चलता है कि यह रेड चल रही है। 12 बजे ममता बनर्जी जाकर प्रतीक के घर पहुंचती है, 19 मिनट में वो बाहर निकलती है। उसके बाद लगभग 15 किलोमीटर दूर आईपैक के दफ्तर पे जाती हैं, लगभग 1 बजे। उसके बाद लगभग 3:30 बजे वो वहां से बाहर निकलती हैं, यानी लगभग 12 बजे से आप ये मानकर चलिए 3:30 के आसपास ममता बनर्जी प्रतीक के घर भी रही और आईपैक के दफ्तर भी रही। और 4:30 बजे ईडी से सारी जानकारी देती है कि हमारे साथ ये ऐसे ऐसे चीजें हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि भैया एक बात बताओ, ममता बनर्जी पहुंची 12 बजे, रेड चल रही है 6:30 बजे से, तो 5.5 घंटे में अगर डेटा चुराना होता तो ईडी तो आसानी से सब कुछ कर चुकी होती। और ईडी को तो अब यह भी नहीं पता कि जो चीज आप चुरा के ले गए हो उसमें था क्या। आप उसकी जगह कुछ और भर के दे दोगे, कोई और लैपटॉप और फोन पकड़ा दोगे, तो वो तो जानकारी नहीं है कि आपने वही दिया कि कोई और दिया। तो इसीलिए ये उनके भी वकील समझ रहे हैं, ममता बनर्जी के वकील बखूबी समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी ने अति उत्साह में, ओवर कॉन्फिडेंस में एक ब्लंडर कर दिया है, और अब इस रायते को संभालना सही में मुश्किल हो गया है। इसलिए कह रहा हूं कि यहां से ममता बनर्जी की जो गिरफ्तारी है, अगर सही तरीके से बहस होती है, अगर सही तरीके से चीजें चलती हैं, सीबीआई जांच की मांग एक्सेप्ट होती है, तो यहां से ममता बनर्जी को मुश्किल निश्चित तौर पर झेलनी पड़ सकती है। और डीजीपी साहब के खिलाफ तो जो हाई कोर्ट और कार्मिक मंत्रालय जो भी देगा वो अलग है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि भैया जिस तरीके से हाई कोर्ट काम कर रही थी ना, उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की
तो इसी दौरान कपिल सिब्बल कूद के आते हैं कि हाँ हाँ देखिए, वो हाईकोर्ट है ना, वो सही से काम नहीं किया, हमें न्याय नहीं दिया। तो हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारे मुंह में शब्द मत डालो, हमें क्या कहना है, हम क्या कहना चाहते हैं, किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, हम खुद कहने में सक्षम हैं, आप मुंह में शब्द मत डालिए। यानी कुल मिलाकर कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, दोनों का जो वर्चस्व था ना कोर्ट के अंदर, कम से कम आजकल वो काम करता दिखाई नहीं दे रहा है, और मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है इस चक्कर में। 65 करोड़ रुपए साल के आप बिल्कुल राज्य सरकार से ले रहे हैं, लेकिन इस तरीके से बहस करेंगे, कम से कम आपके स्टैंडर्ड से तो बहुत नीचे है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि इस रेड के दौरान जितना भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो भी जनरेट हुआ है, जो भी सीसीटीवी फुटेजेस है, सब कुछ है, वो सुरक्षित रखे जाएं, ताकि जब आगे जांच हो, यानी अंदर हो सकता है कि सीसीटीवी फुट लगे हों, हो सकता है ईडी अधिकारियों ने भी कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हों, और उस दौरान ममता बनर्जी कुछ करती नजर आई हों, और अगर वो डिजिटल एविडेंस सामने आ जाएं, अंदर क्या हुआ, और निश्चित तौर पर ऐसे में वो सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं ताकि वापस से एजेंसीज के ऊपर आरोप ना लगाए जा सके। तो यहां से इसीलिए बार बार कह रहा हूं, ममता बनर्जी हो, उनके डीजीपी हो, उनके कमिश्नर हो, वो अधिकारियां हो, जो भी हैं, यहां से उनके लिए चीजें बद से बदतर हो सकती है, बशर्ते ईडी और सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से इन चीजों को लेकर आगे बढ़े। और यहां से जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है वो एक तरीके से खुल गया है। अब यहां से बड़ी दिक्कत अगर कोर्ट से आती है, और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही कि स्टेट एजेंसीज का इंटरफेरेंस है, और इसी दिशा में अगर ये केस बढ़ता है, तो जो कल बात कही थी मैंने धारा 355 की, उसके लिए रास्ता स्पष्ट होता है। और अगर बिल्कुल ही स्थापित हो जाती है कि भैया लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुखिया ही जिम्मेदार है, तो भैया 356 भी बुरा नहीं है, वो भी लगा सकते हैं। खैर, यहां से जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी चीजें सामने आएंगी, तो कुल मिलाकर दूसरा मैच उसमें भी हारी, अब क्लीन स्वीप की तैयारी है। अब यहां से देखना है 3 तारीख को चीजें किस तरफ जाती है। ममता बनर्जी को शायद आज नींद ना आए, ये पूर्ण रूप से संभावना है। खैर, यहां से जो भी डेवलपमेंट निकल के आएगी वो आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।